आज हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉपिक के अंतर्गत सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। लेकिन सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम इस बात से लिंक करना चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन से ये कैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, ये कॉन्सेप्ट जब आया उस समय भारत में एलपीजी की पॉलिसी अपने चरम पर चल रही थी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक पहला चरण भी था जो 1960 के डिकेड में आया था। तो ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो पहला चरण था उससे आगे बढ़ते हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन के एक दूसरे चरण में हम लोग प्रवेश कर गए। तो इसी बात पर आज हमें चर्चा करनी है। तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन पर बात करने से पहले हम पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में ऐसी क्या चीजें थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी और उसकी क्या कमियां हमें दिखाई पड़ने लगी एलपीजी पॉलिसी आने के बाद, जिसके कारण हम लोगों ने सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया। तो पहला जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है, वो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें मेन फोकस था हमारा जो है ग्रेन, अनाज के उत्पादन पर, और अनाज का उत्पादन भी खासकर गेहूं और चावल के उत्पादन पर। क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी 1960 के डिकेड की, हम अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं थे। तो अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, ग्रेन प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता के लिए कोशिश शुरू की गई और उसका परिणाम था फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो कैसे उत्पादन बढ़ाएंगे? फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अभी हम सेकेंड में नहीं गए, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये था कि भाई आप अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग करिए, यानी सीड, अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग करें। ठीक है, वो शुरू हो गया। फिर और क्या करें? तो एग्रीकल्चर में जो है उत्पादन के लिए मैकेनाइजेशन करिए, थोड़ा मशीनों का प्रयोग करिए। तो ये भी एक चेंज आया, जो मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, सोइंग मशीन का प्रयोग किया जाने लगा, हल बैलों की जगह ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाने लगा। इससे उत्पादन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, ग्रेन का उत्पादन बढ़ा। खासकर जो बड़े फार्म थे, जिन किसानों के पास ज्यादा जमीनें थी और खासकर जहां पर गेहूं की व्हीट फार्मिंग होती थी, वहां उत्पादन बढ़ा। और इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई फर्टिलाइजर यूज करिए, केमिकल फर्टिलाइजर, तो और उत्पादन बढ़ेगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज किया जाने लगा। पेस्टिसाइड्स यूज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेस्ट थे जो फसल को खराब कर देते थे, तो पेस्टिसाइड्स यूज किया जाने लगा। तो अब देखिए, खेतों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाना, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किए जाना, मैकेनाइजेशन किए जाना, ये सब चीजों का उपयोग, अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग किया जाना, इसके अलावा खरपतवार को कम करने के लिए वीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना, ये सारी जो टेक्नोलॉजी थी, ये टेक्नोलॉजी जो है फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान इस्तेमाल होने लगा। अच्छी बात है, उत्पादन बढ़ा, इतना उत्पादन बढ़ा कि हम लोग अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा हम लोग अनाज का निर्यात भी करने लगे। लेकिन धीरे धीरे लगभग 25 से 30 सालों में परिस्थितियां बदली, और बदलते बदलते जब 90 के दशक में हम गए, खासकर 1991 में, तो हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन के कारण विदेशों से टेक्नोलॉजी आने लगी, विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी। विदेशी कंपनियों को भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडस्ट्री लगाने की छूट दी गई। इसके अलावा जो थॉट था, जो विदेशों में जिस तरह से खेती होती थी, इंग्लैंड में, यूएसए में, चाइना में और भी दूसरे देशों में, तो वो खेती के तरीके हमारे देश में आने लगे। इजराइल में खेती या इरिगेशन के जो तरीके थे उससे भी हम सीखने लगे। ये ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है हमारे देश के अंदर खेती का तरीका और विश्व के दूसरे देशों के अंदर खेती के तरीकों में एक कोलैबोरेशन, एक संपर्क बढ़ा, और इससे भारतीय जो एग्रीकल्चर पैटर्न था उसमें चेंज आने लगा। फिर एक और चीज, लिबरलाइजेशन हमने की। तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से हुआ कि भाई हमारी जो सरकारें थी उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में कई ऐसे सेक्टर थे जहां पर इंडस्ट्री लगाने की छूट नहीं थी, विदेशी कंपनी या निजी कंपनियों को उद्योग लगाने की छूट नहीं थी।
पॉलिसी जो है जब लिबरल हुई तो उनको काम करने का मौका मिला, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जब उन्होंने काम किया उनको एडवांटेज लगा, फायदा लगा, तो उन्होंने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंजेस लाने के लिए सरकार को भी इनपुट दिया और किसानों को भी इनपुट दिया। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हुई ये हमें फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन से निकाल करके सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में मददगार साबित हुआ। और एक चीज कि जो कुछ कमियां भी दिखी हमें, जैसे फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक कमी तो यही थी कि अनाज के उत्पादन पर यानी ग्रेन्स के उत्पादन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और सबसे ज्यादा फायदा उसमें हुआ गेहूं के उत्पादन पर, लेकिन चावल के उत्पादन पर उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ लेकिन कम हुआ। गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ा। अब ये गेहूं का उत्पादन जब बढ़ा तो ये फायदा उन किसानों को ज्यादा हुआ जहां पर गेहूं की खेती ज्यादा होती थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र। लेकिन उन जगहों पर जहां पर गेहूं की खेती ज्यादा नहीं होती थी या चावल की खेती ज्यादा नहीं होती थी, वहां पर जो है ऑयल सीड्स का उत्पादन ज्यादा होता था या दालों का उत्पादन ज्यादा होता था, उन जगहों पर फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा नहीं मिल पाया। तो एक तो यही कमी दिखी फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए कि सभी जगहों पर एक समान रूप से इसका लाभ नहीं मिल सका और ज्यादा फोकस इस बात पर किया गया कि अनाज का उत्पादन बढ़े और उसमें भी गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ा। इसमें फायदा ये हुआ कि जो बड़े फार्मर्स थे, जो बड़े किसान थे, उनको ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन छोटे किसान जो है उनका लाभ नहीं उठा सके। जो उस समय मैकेनाइजेशन हुआ या ट्रैक्टर से खेती करने की पद्धति शुरू हुई या हार्वेस्टर का उपयोग करना शुरू हुआ, उसका ज्यादा फायदा छोटे किसान नहीं उठा सके। तो ये कमी भी नजर आई। दूसरी बात ये दिखा कि उन जगहों पर जहां पानी की सुविधा नहीं थी या जहां पर जमीन जो था वो ड्राई था, तो ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं उसको, जहां पर पानी जो है वो 50 सेंटीमीटर या उससे कम गिरता है, कम पानी गिरता है, वहां पर खेती करना मुश्किल होता है। तो ऐसी जगहों पर जो है हम गेहूं या चावल की खेती नहीं कर सकते थे, तो कुछ और चीज की खेती कर सकते थे, लेकिन इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। तो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की एक और कमी ये दिखाई पड़ी कि ड्राईलैंड फार्मिंग के ऊपर इसमें कोई फोकस नहीं आया, किसी तरह की बात नहीं की गई। एक और कमी जो इसमें दिखाई पड़ा कि जब फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा कि फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा होने लगा। ठीक है, यूरिया का खासकर ज्यादा यूज बढ़ा, इस्तेमाल बढ़ा यूरिया का। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा, तो यूरिया का प्रयोग बढ़ा, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बढ़ा। तो स्वाभाविक है धीरे धीरे 10 साल, 15 साल, 20 सालों में जो जमीन की, जो मिट्टी की जो उर्वरकता थी, प्रोडक्टिविटी थी, उसकी जो फर्टिलिटी थी, उसमें चेंज आने लगा, खराब होने लगी जमीन। पेस्टिसाइड्स के कारण जो आसपास के जो वाटर रिसोर्सेज थे पोल्यूटेड होने लगे, जिसका इम्पैक्ट जो है जीव जंतुओं पर और मनुष्यों पर भी पड़ने लगा। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन से ये कुछ कमियां जो जब सूक्ष्म रूप से अध्ययन किए गए तो ये कमियां नजर आई। तो इसीलिए एक तरफ जहां फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की कमियां हमें इसमें बदलाव के लिए मोटिवेट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई, जिसके कारण भारत में विदेशी कंपनियों का भी प्रवेश हुआ, भारत का उन देशों से संपर्क बढ़ा जहां पर जो छोटे देश थे उनके पास जमीन कम थी लेकिन उत्पादन में वो आत्मनिर्भर थे, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर थे। तो ऐसे देशों से संपर्क होने के कारण सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा, या उन्होंने सीखा कि नहीं हमें अपनी पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए। तीसरी चीज ये कि जो निजी कंपनियां या निजी उद्योग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना भविष्य देख रहे थे, कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे थे, उन्होंने भी कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए अपना इनपुट दिया यानी अपना विचार दिया। तो इन सब चीजों से निकल करके जो चीज हमारे सामने आई, जिसका फायदा हमें आज मिल रहा है,
हमारा देश अगर चावल, गेहूं और दालों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अगर आत्मनिर्भर हो रहा है, फलों में, सब्जियों में के उत्पादन में और दूसरे कृषि उत्पादों में, तो उसका जो कारण है वो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है। चाहे वो कपास का उत्पादन हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल प्लांट्स का उत्पादन हो जिसमें कि हम दवाइयां बनाने वाले फसलों का उत्पादन करते हैं, चाहे फ्रूट्स का उत्पादन हो, चाहे वो आप एक्सपोर्ट करने की बात हो, सब जगहों पर अगर हमको लाभ हुआ है तो उसमें सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का योगदान है। तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में ऐसी क्या चीज थी, ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक थी जिसको हम कहते हैं कि सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमको लाभ हुआ। तो देखिए इसके फीचर्स क्या है, क्या शुरुआती इससे हमको लाभ मिल सकते थे। तो पहली चीज ये थी कि सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक जरूरत थी। दिस वाज एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी में क्या चीज चाहिए हमको, अनाज का उत्पादन भी करना है और उसका रख रखाव भी करना है, उसके स्टोरेज फैसिलिटी को भी बेहतर बनाना है और जरूरत पड़ने पर उसे बाजार तक भी पहुंचाना है। तो ये सब चीजों को फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में ध्यान नहीं दिया जा सका। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में इस पर फोकस किया गया कि अगर हमें करोड़ों लोगों तक खाना, भोजन पहुंचाना है तो फूड सिक्योरिटी चाहिए, यानी खाद्य सुरक्षा चाहिए, और खाद्य सुरक्षा के लिए हमें अनाज चाहिए। अनाज के उत्पादन के लिए हमको उत्पादन करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसका रखरखाव चाहिए, यानी उसका स्टोरेज चाहिए, और स्टोरेज के अलावा उसे सही समय पर और सही जगह पर लोगों तक पहुंचा सके, तभी हम लोगों को फूड सिक्योरिटी उपलब्ध करा पाएंगे। ये हमारे सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की एक सोच है। दूसरी बात, हम सस्टेनेबल फार्मिंग चाहते थे। हम ये नहीं चाह रहे थे कि कुछ सालों तक तो कृषि का बम्पर उत्पादन हो, खूब गेहूं का उत्पादन हुआ, खूब चावल का उत्पादन हुआ, खूब मोटे अनाजों का उत्पादन हुआ, दूसरे फसलों का भी उत्पादन हुआ, लेकिन 15-20 साल 25 साल के बाद उत्पादन कम होने लगा क्योंकि जमीन की फर्टिलिटी कम होने लगी, क्योंकि जो हमारे आसपास का वातावरण था वो प्रदूषित होने लगा। अब क्या हो गया, रिडक्शन इन प्रोडक्शन, पॉल्यूशन इन एनवायरमेंट। तो हम क्या चाहेंगे, ऐसी खेती हो? नहीं, हम चाहेंगे ऐसी खेती हो जो सस्टेनेबल हो और प्रॉफिटेबल भी हो। सस्टेनेबल इसलिए क्योंकि आने वाले जनरेशन भी खेती करें, आने वाले जनरेशन भी खेतों से अनाज को उत्पादित कर सके। देश तो 25, 30 या 40 साल ही चलने वाला नहीं है, तो सैकड़ों साल चलेगा, हजारों साल चलेगा। तो सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देना भी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का एक मकसद था, और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े, यानी किसानों की आय भी बढ़े, उनको लाभ भी मिले, ये भी एक मकसद था। तो देखिए, एक तो फूड सिक्योरिटी के लक्ष्य को पूरा करना, सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देना, किसानों की आय को भी बढ़ाना, और कीपिंग इन माइंड एंटायर एग्रो इकोनॉमी फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर। मतलब ये नहीं कि सिर्फ उत्पादन को ही बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ इकोनॉमी को, एग्रो इकोनॉमी को, यानी कृषि अर्थव्यवस्था को इस तरह से डिजाइन करना कि फार्मर से लेकर कंज्यूमर तक हम चीजों को प्रोड्यूस करके पहुंचा सके। तो टोटल एंटायर एग्रो इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करना, यह सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का मकसद था। दिस वाज द पर्पस ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो क्या तीन बातें हो गई, पहली फूड सिक्योरिटी, दूसरा सस्टेनेबल फार्मिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा कीपिंग इन माइंड एंटायर एग्रो इकोनॉमी एंड ब्रिंग द फूड फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर। जो किसान उपजाएंगे उनको उपभोक्ता तक सही सलामत पहुंचाने में ही सबकी भलाई है, ये भी इसमें ध्यान में रखा गया। तो क्या किया, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो इसकी जो शुरुआत होती है, जो कॉन्सेप्ट आता है, इसमें एपीजे कलाम का भी बहुत बड़ा योगदान है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है हमारे राष्ट्रपति रहे, उन्होंने अपने एक भाषण में इस बात की को तरजीह दिया, महत्व दिया कि अब जो हमारी खेती है, क्योंकि खेती हमारी आधारशिला है, और उनकी सोच बहुत ही वैज्ञानिक थी, तो उन्होंने अपने एक भाषण में ये बात कहा कि अब हमें फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन से बाहर निकल करके जो खेती का हमारा जो तरीका है, जो फार्मिंग का तरीका है, उसमें बदलाव लाना है, और उसमें केवल उपज पर ही ध्यान नहीं केंद्रित करना है, उपज के साथ साथ उसके स्टोरेज,
मिट्टी की उर्वरकता, मिट्टी की टेस्टिंग और साथ ही साथ जो उत्पादित किया उसके रख रखाव, इसके अलावा उसे बाजार में उसकी सही कीमत मिले, इन सब बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने एक भाषण में उन्होंने बात कही थी, क्योंकि वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। तो देखिए यहाँ पर जो शुरुआत इसकी होती है वो एक कॉटन रिवॉल्यूशन से होती है, बाद में इसको सिल्वर फाइबर बोलते हैं या सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। कॉटन के उत्पादन के लिए, जो कपास के उत्पादन के लिए जो सरकार ने प्रयास किए, किसानों को सुविधाएं दी, तो उसको सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये हुआ था ईयर 2000 में, क्योंकि कॉटन का उत्पादन एक कैश क्रॉप था। कॉटन एक कैश क्रॉप है, क्योंकि इसी पर बहुत सारे हमारे जो कॉटन इंडस्ट्री है वो कपास पर निर्भर है। इसका हम निर्यात भी कर सकते हैं, और कपड़ा का उत्पादन यानी कपड़ा बनाना और उसको निर्यात करना हमारे लिए विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया और उसको नाम दिया सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। और उसी कारण से कॉटन रिवॉल्यूशन जो है उसमें नए नए किस्म की टेक्नोलॉजी आई है ना, जैसे बीटी कॉटन है ना, बैसिलस थुरिनजिनेसिस कॉटन, एक नए प्रकार की कपास की प्रजाति आई। क्या थी इसमें ये होता था कि कपास की जो ये प्रजाति थी, इसमें जब कपास को खाने वाले यानी नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े होते थे, वो जब बीटी कॉटन के पौधे पर या उसके फ्लावर पर बैठते थे तो वो कीड़े जो है उसको खराब नहीं कर पाते थे, वो मर जाते थे उसको खा के। तो इससे कपास का उत्पादन कई गुना बढ़ गया, जिसका फायदा कॉटन इंडस्ट्री को मिला। कॉटन इंडस्ट्री को फायदा हुआ तो एक्सपोर्ट बढ़ा तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, फॉरेन करेंसी मिले। तो हमारी जो 1991 की जो प्रॉब्लम थी फॉरेन करेंसी स्टोरेज की, देखिए उसमें मदद करने लगे ये सब। क्यों? और बाजार तो खुला ही हुआ था। WTO की पॉलिसी, IMF की पॉलिसी के मुताबिक भारत भी निर्यात कर रहा था, है ना, और भारत में भी दूसरे देशों का निर्यात आ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन केवल कॉटन के क्षेत्र में नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में हमने बदलाव लाए, और खासकर जो नई टेक्नोलॉजी थी उसका फायदा हमने खूब उठाया। तो जब टेक्नोलॉजी का उपयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है तो वो भी एक तरह से सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का उपयोग, मोबाइल का उपयोग, दूसरे सेक्टर्स का उपयोग। आज किसान जो है कहीं भी बैठकर, अपने गांव में बैठकर कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं, मौसम की जानकारी ले सकते हैं। किसी फसल को अगर बेचना है उनको तो फसल को अपनी कीमत तय कर सकते हैं ना, जो अब हमने पढ़ा भी है, ई नाम है ना, ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये किसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही एक हिस्सा है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ रहे हैं, खाली उत्पादन के लिए नहीं, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए और किसानों को सही कीमत मिले इसके लिए भी। नैनो टेक्नोलॉजी है ना, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब जो टेक्नोलॉजी है इससे हम नए नए किस्म के बीज बना रहे हैं, अच्छे बीज, अच्छी गुणवत्तापूर्ण बीज, ऐसे बीज बना रहे हैं जो कम पानी में ज्यादा उत्पादन दे सकें। हम ऐसे बीज बना रहे हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़े। हम ऐसे चावल का उत्पादन कर रहे हैं जिसमें पहले से ही न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अच्छी है, गुड, उसमें जो है पोषक जो पदार्थ है उसमें पहले से ही बहुत अच्छी तरह मौजूद है। तो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्रीकल्चर में उपयोग सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। और क्या चेंज किया? अगर हम पेस्टिसाइड्स का भी उपयोग कर रहे हैं, मैंने शुरू में ही बताया कि फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये कमी नजर आई, पेस्टिसाइड्स का उपयोग खूब होने लगा, ज्यादा होने लगा। पता चला जो खेतों के आसपास के तालाब हैं वो उसमें इतने सालों में पेस्टिसाइड्स की मात्रा जो है बढ़ने लगी, उसके कारण मछलियां मरने लगी, जो जानवर पानी पीते थे उनके आंतों में बीमारियां होने लगी, जो लोग उस गांव के लोग उस तालाब में नहाते थे या उस तालाब के पानी का उपयोग करते थे वो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने लगे। तो दूसरी समस्याएं खड़ी हो गई। तो अब क्या तरीका निकाला सेकेंड ग्रीन? एनवायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स, ऐसे पेस्टिसाइड्स का यूज करिए जिससे कम से कम नुकसान हो, ये भी सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट फार्मिंग, ये अलग से मैं आपको दो टॉपिक में बताऊंगा।
और उस पे आपसे विस्तृत चर्चा भी होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट फार्मिंग की। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो थॉट डेवलप हुई, उस थॉट में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी दिमाग में था कि भाई हमें अगर खेती करना है और पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम से कम करना है, फर्टिलाइजर का उपयोग कम से कम करना है, तो क्या खेती करें, कैसी खेती करें। तो उसमें ये दो तरीके हमारे पास आए, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायोडायनेमिक फार्मिंग। तो ये दोनों ही लगभग एक जैसी चीजें हैं। जैसे बायोडायनेमिक फार्मिंग में क्या करते हैं, खेतों ऐसे हमारे पास फार्म होते हैं, खेत होते हैं, जहां पर आपको फर्टिलाइजर डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जो है कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो नेचुरल बनाए हुए खाद होते हैं, गोबर से, कचरा से, उनसे बनाए गए खाद का उपयोग कीजिए और साथ ही साथ मिट्टी को नेचुरली उर्वरक बना दीजिए। मिट्टी को नेचुरली, मतलब उसमें बाहर से आपको कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, यानी ऐसी मिट्टी को हेल्दी बना देना, मिट्टी को हेल्दी बना देना। क्योंकि पेस्टिसाइड्स, अगर केमिकल पेस्टिसाइड बहुत यूज करते हैं तो मिट्टी बीमार हो जाती है। जैसे बहुत ज्यादा, जैसे लोग पेस्टिसाइड्स का या कीटनाशकों का या ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, तो शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव होता है। ऐसे ही जब मिट्टी में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज होगा तो मिट्टी की उर्वरकता भी प्रभावित होती है। तो बायोडायनेमिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी का उपयोग करते हुए कि मिट्टी को इस ढंग से बनाया जाए कि उसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का या बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग ना हो और नेचुरल सिस्टम से ही हम उसमें ज्यादा उत्पादन कर सकें। बायोडायनेमिक फार्मिंग में क्रॉप रोटेशन का भी उपयोग किया जाता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक क्रॉप आपने 1 साल या 2 साल लगाया तो उसके अगले साल कोई दूसरा क्रॉप लगाना है। ऐसा क्रॉप लगाना है जो मिट्टी की उर्वरकता को प्रोटेक्ट कर सके। मान लीजिए 1 साल आपने गेहूं लगाया तो दूसरे साल गेहूं मत लगाइए, गेहूं की जगह पर कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगाइए, जैसे चना लगाइए या कोई और प्लांट लगाइए, पल्सेस लगाइए, जिससे कि खेतों की जो उर्वरकता है वो मेंटेन रहे और फिर ऐसे 2-3 सालों के रोटेशन के बाद फिर वही क्रॉप लगा लीजिए। तो ये सब तरीकों का इस्तेमाल बायोडायनेमिक फार्मिंग में की जाने लगी। तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में ऐसे कई बदलाव करने की जरूरत थी और वो कर भी रहे थे। अब देखिए एक और चीज इसमें आया कि जो हमारी जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जो प्रोसेस थी, ऐसा नहीं कि वो ट्रेडिशनल फार्मिंग बिल्कुल नहीं करते थे। ट्रेडिशनल फार्मिंग अपनी जगह पे था, वो तो करते ही थे। नॉट ओनली द ट्रेडिशनल फार्मिंग बट ऑल्सो द कॉमर्शियल फार्मिंग, इसमें व्यावसायिक खेती पर भी ध्यान दिया जाने लगा। ऐसी फसलों पर ध्यान दिया गया जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके, या ऐसे फसलों का उत्पादन किया गया जिसको हम निर्यात कर सकते थे, एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ये जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था ये ब्रॉड था और उसमें वैल्यू एडेड क्रॉप, यानी ऐसे क्रॉप जिनकी उत्पादन से हम निर्यात कर सकते थे या इंडस्ट्री को हम जो है वस्तु सप्लाई कर सकते थे, कच्चा माल दे सकते थे, ऐसी चीजों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया है। तो इसीलिए इसमें देखिए हॉर्टिकल्चर पर ध्यान दिया गया, फलों के उत्पादन पर ध्यान, हॉर्टिकल्चर, सब्जियों, फलों इत्यादि के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं अपन। फ्लोरिकल्चर, इवन फूलों के उत्पादन पर ध्यान दिया गया क्योंकि फूलों से बहुत तरह के खुशबू वाले पदार्थ बनाए जा सकते थे, तो वो भी ध्यान दिया गया। सेरीकल्चर, रेशम, जो एक ये भी हमारे देश की एक खासियत है, रेशम का उत्पादन, तो सेरीकल्चर ये भी एक हमारे हिस्सा है हमारे सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर यानी अब पानी में खेती, एक्वाकल्चर यानी जहां पर पानी, बहुत ज्यादा पानी हो जो है जमीन में है लेकिन वहां पर कुछ उत्पादन नहीं हो पा रहा है, दलदल है, तो ऐसी जगहों पर क्या चीज उपजाई जा सकती है उस पर भी फोकस किया गया। तो एक्वाकल्चर। मेडिसिनल क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स उत्पादन किए गए जिसको दवाई बनाने में इस्तेमाल कर सकते थे। मान लीजिए एलोवेरा है, उससे कई तरह की मेडिसिन बनाई जा सकती है, उससे मेडिसिन बना के जो है लोगों को बेचा
जा सकता है, उसे निर्यात भी किया जा सकता है, तो इसका उत्पादन हुआ। मेडिसिनल क्रॉप और स्पाइसेस तो हमारे देश की खासियत थी, तो उसके उत्पादन और विविधता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। तो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था ये केवल ग्रेन के उत्पादन, अनाजों के उत्पादन तक सीमित नहीं था। मैंने शुरू में क्या बताया था आपको कि फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की यही कमी थी कि फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन अनाजों के उत्पादन तक सीमित रहा, और उसमें भी खासकर गेहूं और चावल के उत्पादन तक। यहां पर आप देख रहे हैं कि अब इसका पर्सपेक्ट, सोच काफी विस्तृत हो गई है। ये भी सोच रहे हैं कि हमारी जो जमीन है वो पॉल्यूटेड ना हो, हम ये भी सोच रहे हैं कि जो हमारे आसपास का वातावरण है वो प्रदूषित ना हो, और हम ये भी सोच रहे हैं कि क्या और उपजाया जा सकता है, हमारे पास और क्या पोटेंशियल है उपजाने को। तो हम किसानों को हॉर्टिकल्चर के बारे में बता रहे हैं, फ्लोरिकल्चर के बारे में बता रहे हैं, सेरिकल्चर डेवलप कर रहे हैं, एक्वाकल्चर, मेडिसिनल क्रॉप्स, स्पाइसेस। इनसे एक तो विविधता आई, प्रोडक्शन में डाइवर्सिटी आई। दूसरा ये हुआ कि इन फसलों के उत्पादन से जो इंडस्ट्रीज थे, एग्रो इंडस्ट्री थे, उनको कच्चा माल मिला। और तीसरा फायदा ये हुआ कि ये वो क्रॉप थे जो वैल्यू एडेड थे, जिसमें कीमत ज्यादा मिलती थी। इससे किसानों को निर्यात करने का भी मौका मिला और उससे भी उन्हें लाभ हुआ, तो किसानों की आय भी बढ़ी। अब क्या चीज होती है, अब इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ता है सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में, और वो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन की कमी से ही निकल के आया। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम था, फर्टिलाइजर बहुत यूज करते थे, पेस्टिसाइड्स यूज करते थे, सिंचाई के जो तरीके थे वो भी इस तरह के तरीके थे जिसमें बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल होता था। अब धीरे धीरे वक्त बदला, पानी की कमी होने लगी, हमारी जमीन जो है खराब होने लगी, पेस्टिसाइड्स के कारण प्रदूषण बढ़ने लगा। तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में कॉन्सेप्ट आया कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी ध्यान में रखना है, प्रोडक्टिविटी भी को भी बढ़ाना है। तो क्या करना पड़ेगा, सॉइल हेल्थ, मिट्टी के गुणवत्ता का परीक्षण होते रहना चाहिए कि मिट्टी में क्या कमी है, क्या पोटास की कमी है, क्या सल्फर की कमी है, मोलिब्डेनम की कमी है, कौन सा मिनरल चाहिए खेत को, क्या जो है नाइट्रोजन की कमी है, क्या चीज चाहिए मिट्टी में जिससे कि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। मिट्टी के अध्ययन पर ध्यान दिया जाने लगा, स्टडी ऑफ द सॉइल, तो इसके लिए भी ध्यान केंद्रित किया गया। फिर यह देखा गया कि जहां पर हम जिस चीज की खेती कर रहे हैं, अगर हम कपास की खेती कर रहे हैं तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा जरूरत है, अगर हम चाय कॉफी की खेती कर रहे हैं तो वहां पर सस्ता श्रम चाहिए, चीप लेबर चाहिए। अब आप चाय कॉफी की खेती करने लग गए और वहां पर श्रम ही उपलब्ध नहीं है, तो समय पर आप टी जो लीफ है उसको निकाल नहीं पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स की उपलब्धता क्या है और कितनी है, मिट्टी किस तरह की है, उसमें क्या उपजाया जा सकता है बेहतर, इसके बारे में। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। अब अगर आपने गेहूं तो उत्पादित कर लिया, लेकिन बम्पर उत्पादन कर लिया, खूब उत्पादन हुआ, रखने के लिए जगह ही नहीं है, क्या होगा, बारिश होगी, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, नेचुरल डिजास्टर होगा, आपका सारा उपजा बर्बाद हो जाता है। पेपर में पढ़ेंगे आप, है ना, आप देखिए पेपर में रोज ही पता चलता है कि इतनी ट्रैक्टर खड़े थे, उसमें गेहूं लदा हुआ था, बारिश हुई, गेहूं खराब हो गया। तो ऐसा नहीं, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का मकसद यही था कि अगर हमारे पास उत्पादन हो रहा है तो हम उसका रख रखाव भी बेहतर करेंगे, और साथ ही साथ रख रखाव के साथ साथ समय आने पर हम उसे मार्केट यानी बाजार तक भी पहुंचाएंगे। इससे फूड सिक्योरिटी की जो हमारी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, है ना, फूड सिक्योरिटी की जो समस्या है वो भी हमारी कम हो जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेलेबल कराना ये भी हमारा मकसद था। और क्या चीज है, तो हमने ये भी बताया कि आपको पहले जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें पानी जो है हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, सिंचाई करना है तो पानी। अब पानी की कमी होने लगी और हम विदेशों से भी सीख रहे थे, जैसे इजराइल में इरिगेशन के बहुत अच्छे सिस्टम थे विकसित, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, तो उनसे संपर्क हुआ, हमने देखा कि भाई ये कम पानी में ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो हमने भारत में भी इसे अपनाया और स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इससे कम पानी से हमने ज्यादा उत्पादन की प्रक्रिया शुरू की और हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट बन गया मोर क्रॉप विथ पर ड्रॉप। अब ये चेंज आ गया, मोर क्रॉप विथ पर ड्रॉप, यानी कि कम पानी से ज्यादा क्रॉप उपजाना। तो चेंज आया, है ना, कहां गेहूं की खेती, बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन। अब यहां देखिए,
यहाँ पर पानी कम लेकिन उत्पादन ज्यादा। यहाँ पर अनाजों के उत्पादन के साथ साथ दूसरे फायदेमंद फसलों का भी उत्पादन। इसके अलावा हर साल एक ही तरह की खेती नहीं, बल्कि हर बार खेतों का जांच यानी मिट्टी की जांच और जांच करके प्रॉपर सर्टिफाई करके और कौन सी चीज की खेती की जानी चाहिए इसको किसानों को प्रोत्साहित करना। तो इस तरह से एक सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप हुआ, हम आत्मनिर्भर होने लगे, हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी, हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में पहले भी थे और अब हम विविधतापूर्ण एक्सपोर्ट करने लगे, डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट। खाली गेहूं और चावल का, अनाजों का एक्सपोर्ट नहीं करते थे, अब हम मसालों का भी ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे, अब हम फलों का भी बहुत ज्यादा उत्पादन करने लगे और उसका भी एक्सपोर्ट करने लगे। अब हम फूड इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कच्चा माल बड़ी मात्रा में सप्लाई करने लगे, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, फॉरेन भी और देसी भी। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिला। तो एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहां भी उत्पादन बढ़ा। और ये सब कब संभव हुआ? क्योंकि हमने डी लाइसेंसिंग की थी। डी लाइसेंसिंग किससे आया था? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से आया था। तो जब हम इंडस्ट्रीज को लगाने की छूट दे रहे हैं तभी तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग रहा है, और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग रहा है और हमारे पास जो कच्चा माल है वो भी उपलब्ध है, तो इससे क्या हुआ? ग्रोथ होने लगा। और फिर इतने ही तक हम सीमित नहीं रहे, हमने टारगेट भी बनाया। जैसे एक टारगेट बनाया 5 सालों में जो हमारा हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर है उसके उत्पादन को दुगुना करना। अब ये थोड़ी पुरानी बात हो गई क्योंकि ये 5 साल का टारगेट पुराना था, 2000 से 2005 या 2005 से 2010 तक का था। लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट के रूप में कि इस तरह से सरकारें जो हैं ये टारगेट बना के और उनको मदद करके और टेक्नोलॉजिकल हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। फिर बहुत सारे क्रॉप्स, अब जैसे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यही था कि खाली ग्रेन्स पर कॉन्सेंट्रेट मत करो। ग्रेन्स पे तो ठीक है, वो तो उत्पादन हम कर ही रहे हैं और उसके लिए सारी सुविधाएं भी दे रहे हैं। ग्रेन्स के साथ साथ दूसरे रिवॉल्यूशन भी आए। तो अनाजों के उत्पादन के लिए जो रिवॉल्यूशन हुआ उसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन बाकी चीजों के लिए भी तो उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की गई। जैसे देखिए आप, येलो रिवॉल्यूशन, तेलों के उत्पादन, तेल का, ऑयल सीड्स के उत्पादन के लिए सरसों का उत्पादन होना चाहिए, सोयाबीन का उत्पादन होना चाहिए, है ना, तिल का उत्पादन होना चाहिए और इसी तरह अलसी का उत्पादन होना चाहिए। ये क्या हो गया? येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति बोलते हैं, है ना। इससे तेलों का उत्पादन, और फायदा क्या हुआ? एक्सपोर्ट भी हुआ और हम सेल्फ जो सफिशिएंट हैं वह आत्मनिर्भर भी हो गए, तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर भी हो गए, तो विदेशों से आयात नहीं करना पड़ा। तो एक तरफ फॉरेन करेंसी हमने कमाई निर्यात करके, दूसरी तरफ आयात नहीं करना पड़ा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, तो हमने फॉरेन करेंसी बचाई। तो दोनों तरह से हमको लाभ हुआ। ब्लू रिवॉल्यूशन, मछली उत्पादन, ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा क्योंकि इसका भी हम बड़े पैमाने पर निर्यात करने लगे। पिंक रिवॉल्यूशन, ओनियन उत्पादन के लिए, ओनियन और जो फार्मास्यूटिकल जो क्रॉप होते थे उनके लिए हमने ये पिंक रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया। इसके अलावा सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन फॉर एग एंड द पोल्ट्री प्रोडक्ट, एग यानी अंडों के उत्पादन के लिए और पोल्ट्री जो प्रोडक्ट हैं, मुर्गी वगैरह, मुर्गा वगैरह उत्पादन, जो चिकन का जो लोग उपभोग करते हैं उनके लिए ये भी शुरू हो गया, है ना। पोटैटो के लिए राउंड रिवॉल्यूशन, आलू का उत्पादन, क्योंकि आलू, प्याज, है ना, और तेल, इन सब चीजों को कई बार ऐसा होता था हमारे देश में कमी हो जाती थी और हमें इन्हें बाहर से मंगाना पड़ता था। तो हॉर्टिकल्चर भी एक बड़ा फोकस था, तो हॉर्टिकल्चर के लिए भी हमने, हॉर्टिकल्चर और फलों के लिए भी एक रिवॉल्यूशन शुरू की, गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने ये देखा कि भारत में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम थे, यानी कि 1960 के दशक में जब हम थे, तो उस समय हमारा फोकस अनाजों तक सीमित था। लेकिन जब हम सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में आए तो हम अनाजों के उत्पादन के साथ साथ जो हमारी इर्द गिर्द की चीजें थी, यानी हॉर्टिकल्चर हो गया, पोल्ट्री हो गया, एग हो गया, सेरिकल्चर हो गया, इन सब चीजों पर भी हम फोकस करने लगे, तो उनका उत्पादन भी बढ़ा। इसके साथ साथ हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी काफी उपयोग करना शुरू कर
दिया, जिसका मैंने जिक्र किया था, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, और एनवायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर का उपयोग करने लगे। तो इस तरह से सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे देश की जो तात्कालिक एक समस्या उभरती जा रही थी, बनती जा रही थी, उस समस्या के निराकरण में सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा माना जा सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन ने हमारे देश को अनाजों के उत्पादन और उपभोग में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ने अनाजों के साथ साथ जो हमारे दूसरे कृषि उत्पाद थे, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो, या तिलहन उत्पादन हो, दालों के उत्पादन हो, इन सब चीजों में हमें इन सब चीज सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमें आत्मनिर्भर बनाया। तो न केवल हम जो है आत्मनिर्भर बने, बल्कि हम एक निर्यातक देश के रूप में भी उभरे। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश से फलों, सब्जियों और जो ऑयल प्रोडक्ट हैं और जो हमारे पल्सेज हैं, ये हम दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं, और लगभग जीडीपी का लगभग 12 से 13% हिस्सा जो है हम कवर कर रहे हैं। वैसे एग्रीकल्चर जिस तरह से हमारे देश में है और जितने लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, उसके अनुपात में 12 से 13% कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भोजन उपलब्ध कराते हुए, न्यूट्रिशन उपलब्ध कराते हुए हम अगर निर्यात कर पा रहे हैं या आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं, तो इसमें सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को आप कंपेयर भी कर सकते हैं, और अगर सीधा क्वेश्चन सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन पे आता है तो आप हमारे इस थ्योरी के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप लिख सकते हैं। लेकिन बाकी वीडियोस को देखने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हो सके तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट भी दे सकते हैं तो आप करिए। इसके अलावा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, और इस तरह से हम लगातार आपको बहुत सारी चीजें, अभी जैसे इकोनॉमिक्स पे चल रहा है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इसके अलावा जो अलग अलग जो यूपीएससी से और पीएससी से रिलेटेड विषय होंगे हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन आपका सहयोग और अभिप्रेरण भी मुझे मिलते रहना चाहिए। धन्यवाद।